गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 29 एंड न्यू चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो आज का टॉपिक है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी एंड रामाचंद्रन्स ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। सो देखिए हमने किस सीक्वेंस में शुरू किया था। पहले एवोल्यूशन, देन बायोमोलिक्यूल्स, देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. So everything is covered in reductionist biology. This is a physico-chemical approach. Basically, cell-free system में हम बायोमोलिक्यूल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो इतना तो आप समझ गए हैं कि ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही रोबस्ट हैं। ओके, तो हमारी हेल्थ एंड हमारी पैथोलॉजी ये सब डिटरमाइंड है इन मॉलिक्यूल्स में। सो अगर हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन पैथोलॉजी को अच्छे से समझना है तो हमें हमेशा उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक जाना चाहिए। ओके, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द कॉज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नी 2025 में पूछा गया था। तो इससे हम एक इंटीग्रेटिव अप्रोच सीख पाते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कनेक्टेड हैं। ओके, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है कि आप कितना जूम इन करते हैं या जूम आउट करते हैं। तो जैसे जैसे आप पार्टिकल फिजिक्स में जाएंगे तो जहाँ हम क्वार्क्स की या लेप्टन्स की या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब की बातें करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और एनर्जी लेवल पे हम बात करते हैं। और जब वो कंबाइन होते हैं और बनाते हैं न्यूक्लियाई एंड एलिमेंट। ओके, बिग बैंग के वक्त भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से हाइड्रोजन एटम बनने में भी 380,000 ईयर्स लगे हैं। ओके, तो ये बहुत ही रोबस्ट प्रोसेस है, भले ही ये छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। ओके, सब माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन ये बहुत रोबस्ट फिनोमेना है। और सब कुछ जो हम ग्रॉस लेवल पे देखते हैं एक्चुअली उनका फुल डिपेंडेंस होता है ये मॉलिक्यूलर लेवल इवेंट्स पे। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो हमें मैक्रो लेवल पे भी गड़बड़ दिखेगी। सो ये है क्वेश्चन जो नीट 2025 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? तो आंसर है फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, सिमिलरली केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, इन दोनों को अप्लाई किया जाता है टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिजिकल केमिकल अप्रोच में सेल फ्री सिस्टम यूज किए जाते हैं टू इन्वेस्टिगेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो देखिए हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड अ सेल? What way they carry out gross physiological processes like digestion, excretion, memory, defense, recognition, and what is the molecular basis of all physiological processes. So अगर हम molecular basis of physiological processes समझ पाएंगे तो हम उसे relate कर सकते हैं with abnormal processes जो कि pathology होती है। सो देखिए आप कनेक्शन भी देखिए, बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनल्स बनते हैं, ऑर्गेनल से सेल्स ऑर्गेनाइज करके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिज्म लेवल पे अगर कोई पैथोलॉजी है तो उसका हमेशा एक बायोमोलिकुलर बेसिस होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस होता है उस पैथोलॉजी का। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको कनेक्ट करने के लिए, को रिलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिजीजेस। अब देखिए एल्जाइमर डिजीज जो अभी रिसेंटली सैयारा मूवी में आपने, ये काफ़ी पॉपुलर हो गया ये डिजीज़। तो इसका जो मॉलिक्यूलर बेसिस है वो है एमाइलॉइड प्रोटीन। ओके, ये एक नॉर्मल प्रोटीन ही होता है, हमारी बॉडी में होता है, ये ब्रेन में होते हैं, लेकिन
उनकी ही कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं प्रोटीन में एंड उनका एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। अब नॉर्मली अगर ब्रेन में न्यूरॉन्स फंक्शन कर रहे हैं और वहाँ कुछ प्रोटीन डिपॉजिट शुरू हो जाए तो वो न्यूरॉन्स की हेल्थ को इफेक्ट करेंगे। ओके तो वो न्यूरॉन्स को डैमेज भी करते हैं एंड दे ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ न्यूरॉन्स। तो इसलिए मेमोरी लॉस होता है एल्जाइमर्स में। देन आप गाउट देखें, ये इनको जोड़ों का दर्द कहा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर बेसिस है बॉडी में उन जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वो जमा हो जाते हैं। ओके तो वो जो नॉर्मल टिश्यू है उनके फंक्शंस को ये अफेक्ट करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें एक मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। सो ये बेसिकली क्लोराइड आयोन्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो देखिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, यहाँ पर म्यूकस की लाइनिंग होती है। तो अगर आपका क्लोराइड आयोन का चैनल अफेक्टेड है तो वो इंटर्न अफेक्ट करेगा द फ्लूइड लेवल, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ म्यूकस। तो वो ड्राई म्यूकस की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। देन हीमोफीलिया में भी आप देखिए दो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स 8 एंड फैक्टर 9, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इनकी कमी की वजह से ब्लड जमता नहीं है। अगर कोई थोड़ी भी चोट लगी तो मैसिव ब्लीडिंग होने लगती है और उस ब्लीडिंग से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये हैं मॉलिक्यूलर बेसिस अलग अलग डिजीजेस के। तो देखिए इस सारे एग्जाम्पल देने का यही मतलब था कि आप रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को समझें। ये कोई रैंडम कोई टॉपिक नहीं है, दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू हेल्थ साइंसेस, मेडिकल साइंसेस एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो फाइनल कंक्लूजन होता है फिजिको-केमिकल अप्रोच का, वी हैव टू डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेसेस रिलेटेड टू लाइफ इन मॉलिक्यूलर टर्म्स। सो चैप्टर सेल के इंट्रोडक्टरी पार्ट में साइंटिस्ट GN रामचंद्रन इनके बारे में बताया गया है। सो मैड्रास, जिसे अभी चेन्नई कहते हैं, मैड्रास स्कूल ऑफ कॉन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, इसके ये फाउंडर थे। तो कॉन्फॉर्मेशन अगर आप याद करें हमने प्रोटीन में पढ़ा था, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसे कॉन्फॉर्मेशन कहा जाता है। सो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। सो ये पब्लिकेशन था नेचर जर्नल का, बहुत ही रेस्पेक्टेड जर्नल है नेचर, इन द ईयर 1954। एंड हिज एनालिसिस ऑफ द अलाउड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामचंद्रन प्लॉट rank among the most outstanding contributions in structural biology. सो रामचंद्रन प्लॉट एक तरह का स्टडी है, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। सो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड से सारे अमाइनो एसिड्स कनेक्टेड होते हैं प्रोटीन में। ओके तो वो बॉन्ड फ्री मूविंग नहीं है, उसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ रोटेशन से अलाउड होते हैं। ओके सो रामचंद्रन प्लॉट से आप अलाउड कॉन्फर्मेशन को डिटरमाइन कर पाते हैं। उसमें एक फाई एंगल होता है, एक साई एंगल होता है। ओके डाइहेड्रल एंगल्स इसे कहते हैं, जिससे कि हम हर एंगल को समझ पाते हैं, हर बॉन्ड पे जो जो एंगल बनेंगे, एंड इस तरह से हम फुल लेंथ का कॉन्फर्मेशन डिटरमाइन करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर रामचंद्रन का। अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये डिटेल्स हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन October 8, 1922 in small town not far from Cochin. This is in Kerala. His father was a professor of mathematics at local college and thus had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics. So देखिए ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये कोलाजन का। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे बंडल्स दिख रहे हैं। तो इंडिविजुअल जो बंडल्स हैं वो कहलाते हैं ट्रोपोकोलाजन। ओके तो जो आपने ये स्ट्रक्चर देखा ये है कोलाजन फाइबर, एंड कोलाजन फाइबर इज मेड अप ऑफ ट्रोपोकोलाजन्स, एंड ट्रोपोकोलाजन इन टर्न ओके दे आर लिंक्ड दिस वे। अगर आप इसको फर्दर जूम इन करेंगे तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रोकोलाजन।
सो इसमें आपको दिख रहा है ये 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वो हेलिकली अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। सो डॉक्टर रामचंद्रन के इंस्पिरेशन थे लाइनस पॉलिंग, जिन्होंने अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर्स पे, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, इस पे काम किया था। And then finally, Dr. Ramachandran, he passed away at the age of 78 on April 7, 2001. So that's all about this topic. कल हम डिस्कस करेंगे सेल थियोरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. Thanks a lot for watching my video and take good care of yourself.